नेपाल में बवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 17 साल में 13 सरकारें बदली हुई हैं। आया राम गया राम की म्यूजिकल चेयर गेम ऑफ थ्रोन्स काठमांडू में निरंतर चले जा रही है, बंद होने का नाम नहीं ले रही। काठमांडू में पावर में आए हैं जो मुस्लिम्स की संख्या थी, नेपाल में आबादी थी, वो 4.2% से 5.09% पे जंप मार गई है कि नेपाल के अंदर रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं, बांग्लादेशी मुस्लिम बसाए जा रहे हैं। डेमोग्राफी को चेंज करने का खासकर बॉर्डर के बेल्ट में एक बड़ा जो है स्पेसिफिक प्लान बनाया जा रहा है। वहां पाकिस्तान ने कोई 4000 मदरसे बना दिए हैं। पाकिस्तान से, मिडिल ईस्ट से फंडिंग आ रही है साहब। नेपाल में जो हिंदू किंगडम है उसको उखाड़ फेंका जाए, जो राजशाही है उसको उखाड़ फेंका जाए किसी भी तरीके से। क्या तरीका? कुछ सालों बाद माओइस्ट इंसर्जेंसी शुरू कर दी। हम कम्युनिस्टों को लाएंगे ताकि वो चीन को इनवाइट करे अंदर, और बिल्कुल वही हुआ है। ये कम्युनिस्ट आए और वो चीन को, उन्होंने नेपाल को बेच मारा। पीसफुल रैली कर रहे थे तो एक वेटनरी हॉस्पिटल की छत से नेपाल की पुलिस को बोला गया कि उन पे फायर करो, टियर गैस शेल ठोको, रबर बुलेट्स मारो, और कुछ तो कह रहे हैं कि अब साहब इंसास राइफल और 7.62 राइफल चली है। प्रो रॉयल्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो अब जो है प्रदर्शन में आ गई हैं और 1 लाख का हजूम काठमांडू में निकला है। अब तो ये लोग खुद कह रहे हैं ये हजूम बंद नहीं होगा साहब। नेपाल में बवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा साहब। हम सब जानते हैं कि महाराज, नेपाल का महाराज ज्ञानेंद्र, वो उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो बड़ी देर से उन्हें कह रहे थे कि देखिए, जो जनता जनार्दन में कम्युनिस्ट सरकारें जो नेपाल में राज कर रही हैं, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन है, उससे बहुत ज्यादा डिसएंचांटमेंट हो गई है। 17 साल में 13 सरकारें बदली हुई हैं। आया राम गया राम की म्यूजिकल चेयर गेम ऑफ थ्रोन्स काठमांडू में निरंतर चले जा रही है, बंद होने का नाम नहीं ले रही। कोई पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं, कोई इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं, लूटपाट है। जो कम्युनिस्ट आए थे कि हम सबको बराबर कर देंगे, ये इन्होंने सबको लूट के गरीब बना दिया है और खुद खा गए हैं पैसा सारा। कम्युनिज्म ने जितनी करप्शन लाई है नेपाल के अंदर, शायद ही किसी और जमाने में कहीं और देश में देखी गई हो। एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही साहब। 25% जो बेचारे नेपाली यूथ हैं वो मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं, दुबई में जा रहे हैं, अबू धाबी में जा रहे हैं। अभी मैं जब वहां गया तो टैक्सी बेचारे नेपाली गोरखे लड़के हमारे वहां चला रहे, ठीक है, और यूरोप में जाने की कोशिश कर रहे हैं और जापान में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जापान अलाउ करता है गोरखास को आने के लिए, बिकॉज इनका वो फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स आर द सेम, तो औरों को वो अलाउ नहीं करते, इनको वो जरूर अलाउ करते हैं। अरब्स वगैरह मुस्लिम्स को नहीं जापान अलाउ करता, बट इनको अलाउ करते हैं, वो खुश हैं इनके साथ। तो वो बेचारे बाहर जा रहे हैं नौकरी ढूंढने। आपकी मनी ऑर्डर इकोनॉमी बन गई है नेपाल की। सारा पैसा बेचारे बाहर से कमा के लाके दे रहे हैं, देश में नौकरी ही नहीं मिल रही। और देश में 3-4 जो फैमिलीज हैं उन्होंने तो पांव गाड़ लिए साहब, नई मोनार्की बना ली है, कम्युनिस्ट मोनार्की, माओइस्ट मोनार्की, ठीक है साहब। 80-86 साल के बुढ़े राज कर रहे हैं। कोई जवान बच्चों को पॉलिटिक्स में आने का मौका ही नहीं, चांस ही नहीं। पैसा तो सारा इन्होंने खा के बना लिया है साहब। 12% अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है साहब। और गदर हो रहा है नेपाल में साहब। एक इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताया है कि जब से कम्युनिस्ट माओइस्ट काठमांडू में पावर में आए हैं, जो मुस्लिम्स की संख्या थी, नेपाल में आबादी थी, वो 4.2% से 5.09% पे जंप मार गई है 10 साल में। कोई नॉर्मल TFR, फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट इसको जस्टिफाई नहीं करता। और जब थोड़ा स्टडी किया गया है इस मामले को तो पता चला है कि नेपाल के अंदर रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं, बांग्लादेशी मुस्लिम बसाए जा रहे हैं। डेमोग्राफी को चेंज करने का खासकर बॉर्डर के बेल्ट में एक बड़ा
जो है स्पेसिफिक प्लान बनाया जा रहा है, जिसको कम्युनिस्ट ने मदद करी है अपनी करप्शन से, अपने पैसों की एड दी है वहां पे ये लाने के लिए। मतलब क्या है साहब, वहां पाकिस्तान ने कोई 4000 मदरसे बना दिए हैं, पाकिस्तान से मिडिल ईस्ट से फंडिंग आ रही है साहब, स्मगलिंग में ये लोग इन्वॉल्व हैं और तस्करी में ये लोग इन्वॉल्व हैं, और ये लोग जो कश्मीर में टेरर हो रहा है वो ये नेपाल का रूट इस्तेमाल कर रहे हैं साहब, और ये कम्युनिस्ट सरकार इनको सपोर्ट दे रही है। वो मुस्लिम्स की संख्या बाय नॉन बायोलॉजिकल मीन्स वो बढ़ा रही है साहब। और इसके पहले की कहानी भी तो हम समझ ले। इसके पहले की कहानी एक, राजीव गांधी और सोनिया गांधी जो हैं मोहतरमा, वो गई थी नेपाल में, और वहां वो राजीव गांधी पशुपतिनाथ के दर्शन करना चाहते थे। पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए जब गई मैडम, तो उनको वहां के जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैडम आप क्रिश्चियन हैं, आप नहीं आ सकती, आप बीफ खाती हैं, ये है वो है, आपको हम अंदर एंट्रेंस नहीं दे सकते, ये विधि विधान के बरखिलाफ है, ट्रेडिशन के बरखिलाफ। आग बबूला हो गए राजीव गांधी, उन्होंने राजा को लगाई फटकार कि मेरी वाइफ को क्यों नहीं आने दिया जा रहा। तो विनम्रता से महाराजा धीराज ने हाथ जोड़ दिए कि सांस्कृतिक मामलों में मैं दखल अंदाजी नहीं कर सकता, हाथ जोड़ के कह दिया। राजीव गांधी वापस आए और सब जानते हैं उन्होंने नेपाल का ब्लॉकेड करा दिया साहब। अब साहब ये तो बड़ी अजीब दास्तान है। और उसके बाद से हाथ धो के पड़ गए कि नेपाल में जो हिंदू किंगडम है उसको उखाड़ फेंका जाए, जो राजशाही है उसको उखाड़ फेंका जाए किसी भी तरीके से। और क्या तरीका, कुछ सालों बाद माओइस्ट इंसर्जेंसी शुरू कर दी। माओइस्ट से जिनसे हम भारतवर्ष में लड़ रहे हैं, अकल के दुश्मन, हम उनको राज दिलाना चाहते थे काठमांडू में, राजा को हटाकर, हिंदू राष्ट्र को हटाकर हम चाहते थे कि वहां नेपाल में एक कम्युनिस्ट स्टेट बने, माओइस्ट स्टेट बने। जिन माओइस्ट से आप छत्तीसगढ़ में लड़ रहे हैं, जिन माओइस्ट से आप जो है आप लड़ रहे हैं दांतेवाड़ा में और गादचिरौली में, दुनिया और बातचीत हो रही थी कि पशुपति से तिरुपति तक एक रेड कॉरिडोर बनाई जाएगी, पशुपति से तिरुपति तक एक रेड कॉरिडोर बना दी जाएगी। हम जाके ऐसी माओइस्ट इंसर्जेंसी को सपोर्ट करते हैं। हमारे यहां के गद्दार कम्युनिस्ट सीताराम येचुरी जैसे, वो जाके कैंप लगा लेते हैं अपना नेपाल में और कन्वर्शन करेंगे साहब, हम पूरे नेपाल को सेक्युलर राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुइज्म को उखाड़ फेंकेंगे। मतलब ये किस किस्म का पागलपना है साहब। हम कम्युनिस्टों को लाएंगे ताकि वो चीन को इनवाइट करे अंदर, और बिल्कुल वही हुआ है। ये कम्युनिस्ट आए और वो चीन को, उन्होंने नेपाल को बेच मारा है नेपाल को, कम्युनिस्ट चीन को। और ये हमारी देन है साहब, हमारा सेल्फ गोल है। जिन कम्युनिस्टों माओइस्ट को आप युद्ध करके खत्म कर रहे हो भारतवर्ष में, उनको आपने हथियार दिए नेपाल में लड़ने के लिए। और यह भी कहा जा रहा है कि नेपाल की फौज को हथियार देने बंद किए ताकि ये किसी तरह से जीत जाए, हिंदू राष्ट्र खत्म हो, हिंदू राजा खत्म हो। अब साहब इनको ये सारी की मदद मिली क्योंकि 2001 में वो सब हत्याकांड हुआ था पैलेस में, उससे मोनार्की की थोड़ी जो रेपुटेशन है वो खराब हुई थी। लेकिन साहब जो उसके बदले जो आए बड़े वायदे लेकर कि हम तो साहब सबको बराबर कर देंगे, कोई ऊंच नीच नहीं होगी, बड़ा क्लियर, बड़ी जो क्लीन गवर्नमेंट हम देंगे, इतने बड़े चोर तो आज तक नेपाल के लोगों ने देखे नहीं। अब वो उनकी चोरी डकैती से तंग आ चुके हैं। पीरियड। दे आर फेड अप ऑफ दिस लूट, दिस करप्शन. They are fed up of the lack of employment. They are fed up of the lack of economic progress. They are totally fed up कि उनकी कल्चरल रूट्स ही हिलाई जा रही है। बॉर्डर बेल्ट में मुस्लिम पॉपुलेशन की बढ़ोतरी की जा रही है आर्टिफिशियल
क्या कहते हैं इन्फ्लक्स, और वहाँ पे कन्वर्शंस किए जा रहे हैं मिडिल बेल्ट जो है ट्राइबल बेल्ट में। इनको तो अपने वजूद का खतरा लग रहा है। नो वंडर पीपल वांट टू गो बैक टू हिंदू राष्ट्र एंड टू द किंग। देखिए साहब, जब ये फीलिंग बिल्कुल क्लियर हो गई कि अब तो डिसएन्चांटमेंट आ गई, द माओइस्ट हैव बीन गिवन अ लॉन्ग रोप टू हैंग देमसेल्व्स। 17 साल के राज में आप 13 सरकारें बदलो, आयाराम गयाराम का म्यूजिकल चेयर शुरू कर दो और गदर तो होगा। लोग तो फेडअप तो हो जाएंगे, उनके सब्र का भी कोई हद है, कोई सीमा रेखा है, वो पार हो चुकी है साहब, वो पार हो चुकी है। तो राजा पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया, लोग बहुत उत्साह से उनको मिले, मोटरसाइकिल रैलीज हुई कई शहरों में नेपाल की, वेस्टर्न नेपाल में और सेंट्रल नेपाल में, नेपालगंज में, तेराई में 50-50 हज़ार मोटरसाइकिलें निकली, इतनी बड़ी रैलीज हुई। और जब राजाधिराज वापस आए काठमांडू तो वहाँ पे कोई 1 लाख से ज़्यादा का हजूम उनको रिसीव करने आया। माविस्ट ने बिल्कुल इसको प्ले डाउन करने की कोशिश करी, नहीं 10 से 15 हज़ार थे। अरे फोटो देख लो आप, जो वीडियोस हैं वो क्राउड्स के वो देख लीजिए और ज़रा गिनती कर लीजिए, आप चाहे नोट करके हेड काउंट करा लीजिए। 1 से लाख के ऊपर का क्राउड था जिसको इन्होंने 10 से 15 हज़ार बोल के पू पू करने की कोशिश की। नहीं, कुछ नहीं हो रहा साहब। लोग तो हमें बड़ा चाहते हैं माई फुट, वो आपसे फेड अप हो गए। आप में हिम्मत है तो आप ज़रा इलेक्शन स्नैप मिड टर्म इलेक्शन कॉल करके देख लीजिए, ज़रा आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं लोगों के साथ नेपाल के। ठीक है साहब, लेकिन ये माओइस्ट जो हैं ये बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। इन्होंने तो रिवोल्ट किया था, मिलिट्री इंसर्जेंसी करी थी नेपाल में तख्ता पलट करने के लिए राजशाही का। तो इन्होंने बड़ा प्लान बनाया साहब कि जो 28 मार्च को नेपाल में प्रो मोनार्की फोर्सेस की बड़ी रैली होनी थी, इन्होंने प्लान बनाया कि साहब हम इसमें घुसकर हम वहां पे हिंसा करेंगे, वायलेंस कराएंगे और फिर इनको बैड नेम देंगे कि साहब ये तो गदर उपद्रव कर रहे हैं, नेपाल का नुकसान कर रहे हैं। और क्या हुआ साहब, वो पीसफुल रैली हो रही थी प्रो मोनार्की फोर्सेस की। वहां पे कोई 3 जगह काठमांडू में कोई 40 से 50 हज़ार, कोई कह रहे हैं 50 से 60 हज़ार लोग रॉयलिस्ट वो वहां पे आए थे प्रो मोनार्की और पीसफुल रैली कर रहे थे। तो एक वेटनरी हॉस्पिटल की छत से नेपाल की पुलिस को बोला गया कि उन पे फायर करो, टीयर गैस शेल ठोको, रबर बुलेट्स मारो, और कुछ तो कह रहे हैं कि अब साहब इंसास राइफल और 7.62 राइफल चली है। ये तो खराब निशाना था कि केवल 2 लोग बेचारे शहीद हुए हैं और 102 बताया जा रहा है घायल हुए। नेचुरली गुस्सा फूट पड़ा कि हम तो साहब पीसफुल रैली कर रहे हैं। तो उन्होंने अटैक किया, जहां से ये हमला हुआ था वो वेटनरी हॉस्पिटल को अटैक किया, तोड़फोड़ हुई वहां। और क्या कहते हैं, ये जो एक न्यूज़पेपर ऑफिस था जहां 2 लोग मारे गए, वहां आग लगा दी गई। और लोग तो कह रहे हैं कि ये सारा ये कारस्तानी थी माओइस्ट, जो कि पेशेवर उपद्रवी, पेशेवर वो इस तरह के वायलेंस करते हैं, हथकंडे करते हैं। तो उसके चलते उन्होंने ये बैड नेम देने की कोशिश करी, राजा को अरेस्ट करने की धमकी दी। हिम्मत है तो कर लीजिए, ठीक है, राजा को अरेस्ट करने की धमकी दी जिससे कि बड़ा भारी बवाल हो जाता। और फिर उनपे कोई 7.2 लाख नेपालीज रुपीस का फाइन लगाया कि आप जिम्मेवार हैं तोड़फोड़ के लिए, जो कि कराई गई है, अगजनी हिंसा कराई गई माओइस्ट कार्डर, जो कि पेशेवर गदरी है। कहा जा रहा था कि साहब उसके बाद बहुत सारे प्रजातांत्रिक पार्टी के लीडर अरेस्ट कर लिए गए और सब फूंक निकल गई, ठिस हो गया पूरा ये राजा का जो के प्रति जो जनता का उन्माद था वो सब खत्म हो गया, पंक्चर हो हमने कर दिया माओइस्ट ने। बड़े खुश हो रहे थे। और ओली साहब जब मिलने गए वहां पे बिम्स्टेक में प्रधानमंत्री मोदी को,
तो लगता है उन्हें अच्छी फटकार लगाई गई, क्योंकि इतना सा मुंह लेके आए हैं वापस, लटका हुआ मुंह और उल जलूल वो जो बयानबाजी भारत के खिलाफ कर रहे हैं दबे शब्दों में, ठीक है, खुलकर भी नहीं कर रहे। तो साहब ऐसा है कि उसके बाद ये सोच रहे थे कि हम जीत गए, फतेह हमारी, हमको लड़ना आता है, मार काट करना आता है, शांतिपूर्ण आंदोलन को तो हम टिकने नहीं देंगे। साहब 8 अप्रैल को जो नेपाल में दोबारा हजूम के हजूम निकल कर आ गए काठमांडू की स्ट्रीट पे, ना सिर्फ प्रजातांत्रिक पार्टी पर 40 जो हैं वहां पे जो प्रो रॉयल्टी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अब जो है प्रदर्शन में आ गई हैं और 1 लाख का हजूम काठमांडू में निकला है। अब तो ये लोग खुद कह रहे हैं, और ये हजूम बंद नहीं होगा साहब जब तक नेपाल में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि साहब आप आउट ऑफ टच विद द पीपल हैं, आपकी लूट खसोट से वो परेशान हो चुके हैं। लैक ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आपके आयाराम गयाराम नाटकों से नेपाल की जनता त्रस्त हो चुकी है। वो हिंदू राष्ट्र चाहती है, क्योंकि वो लोग 81% हिंदू हैं और 9% बौद्ध हैं, दोनों जो राजा को चाहते हैं। अब वहां पे राजा ने कहा है जैसा कि जनता चाहती है। आप वहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम? ब्रिटेन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जापान इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, भूटान इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये तीनों देश इकोनॉमिकली कितना अच्छा कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, इकोनॉमिकली कर रहे हैं, और इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट इन ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस भूटान के अंदर, जहां एक एनलाइटेंड रूलर है, एनलाइटेंड किंग है जिसे लोग चाहते हैं। तो साहब ये लोग अपनी जड़ों को वापस जाना चाहते हैं, दे वांट टू गो बैक टू देयर हिंदू रूट्स। वो एथीस्ट, कम्युनिस्ट, नास्तिक नहीं चाहते, और वो नास्तिक अगर कुछ काम कर रहे होते लोगों के लिए तो लोग उनको भी कोई भाव देते। ये तो चोर लुटेरे, परिवारवादी, अपने परिवारों को बिठा रहे वहां पे 80-86 साल तक राज करते रहेंगे, वहां की जो यूथ को ऊपर आने ही नहीं देंगे। तो वहां तो बवाल हो गया है साहब, और आप कह रहे थे कि सब खत्म हो जाएगा, ठिस हो गया, टाइम फिस हो गया, ये हो गया, वो गया। जरा देखिए 1 लाख का हजूम आपके काठमांडू में कल था, और वो लगातार चलता रहेगा। मुझे नहीं दिखता ये कम होता हुआ या जाता हुआ। द राइटिंग इज ऑन द वॉल इन नेपाल, दीवारों पर लिखा हुआ है कि आगे क्या होने वाला है। उचाट हो चुके हैं मन लोगों के इस डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट से, जिस तरह ये किया गया है। डेमोक्रेसी हर जगह इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट उसको ऑपरेट करने वाले अगर आयाराम गयाराम हो, लूट मार खसोट, और जिसको आयाराम गैराम की प्रॉब्लम ये होती है, उनको लगता है मेरे पास बहुत कम समय है पैसा लूटने के लिए, तो दोनों हाथ से लूटते हैं, पांव से भी लूटते हैं। और वो तो साहब अब जनता तो त्रस्त हो गई ना साहब, वो तो हर तरह से मारे गए। और क्या है उनके पास, ऑप्शन क्या है बेचारों के पास? यहां से कोई लगा के बोलते हैं नहीं जी आप हिंदू राष्ट्र नहीं होगे, हम चाहते हैं कि आप सेकुलर बनो। वो उनका कल्चर है, आप अपने देश में कुछ भी करें, आपको उसको दूसरे पे थोपने का क्या हक है? क्या हक है आपको? आपने वहां पे जो है नेपाल हिंदू राष्ट्र को खत्म किया, डिस्ट्रॉय किया, कम्युनिस्ट लाए जो कि चीन के चहेते हैं। मैं नहीं समझता ये ज्यादा देर चलेगा, यहां पे अनर्थ होके ही रहेगा। हमें उम्मीद है कि ये पीसफुली हो, एंड द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। लोगों की आवाज वहां पे कायम होनी चाहिए, जो वो चाहते हैं नेपाल में होना चाहिए। जय भारत, जय हिंद।